हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है आपका दोस्तों कृदंतक, दूसरा आपका है रदनक, तीसरा आपका है अग्र चवर्णक और आपका चौथा है चवर्णक। ठीक है, तो आइए इनको हम बेहतरीन तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों, पहला आपका हेडिंग रहेगी कृदंतक। ठीक है, कह रहा है कि कृदंतक सबसे आगे के दांत होते हैं जो काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं। ये दांत 6 माह की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, अगला आपकी हेडिंग रहेगी रदनक। रदनक के का कार्य जो होता है दोस्तों, वह भोजन को चीरने एवं फाड़ने में होता है। प्रत्येक जबड़े में 2 दांत होते हैं। रदनक दांत जो होते हैं दोस्तों 16-20 महीने की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका हेडिंग है तीसरा अग्र चवर्णक माने कि प्री मोलर। कह रहा है कि अग्र चवर्णक भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं। अग्र चवर्णक दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट हेडिंग पर, जो है आपका चवर्णक मोलर। कह रहा है कि मूलर ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 दांत पाए जाते हैं। चवर्णक दांत जो होते हैं दोस्तों 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, तो ये है आपके दांत के प्रकार। ठीक है, देख रहे हैं ये दांत के स्ट्रक्चर हैं, आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, ऊपर वाला जो है आपका चवर्णक है, फिर अग्र चवर्णक है, ये देखिए चवर्णक है, ये अग्र चवर्णक, ये रदनक है और ये जो है कृदंतक। ठीक है, आगे वाला। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे इसको बढ़िया से। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा, कह रहा है कि फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है। उत्तर में लिखिएगा कि एक ही क्षेत्र के एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में एक एक करके फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र की मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और इसमें सुधार भी कर सकते हैं। फसल चक्रण मिट्टी को खरपतवारों, कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा, कह रहा है कि ऊर्जा किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर में दोस्तों लिखिएगा, हेडिंग बनाएगा आप लोग ऊर्जा की परिभाषा। ठीक है, कह रहा है कि वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। क्या होता है, जूल। ठीक है, आइए ऊर्जा के प्रकार देख लेते हैं। हेडिंग बनाएगा ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत लिखिएगा, पहला आपका है ध्वनि ऊर्जा, दूसरा आपका है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा आपका है प्रकाश ऊर्जा, चौथा आपका है सौर ऊर्जा, पांचवा आपका है नाभिकीय ऊर्जा, छठा आपका है
ये आंतरिक ऊर्जा, 7वां आपका है आंतरिक ऊर्जा, और आपका 8वां है गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं? 8। ठीक है, तो आप लोग इस 8 को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 4। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पूछ रहा है कि ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सेलुलर श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में जारी होती है और कोशिका की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। मानव या जंतु शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उससे 3 से 4 गुना पावर हाउस होते हैं। किसी भी समय कोशिकाओं में लगभग 250 ग्राम एटीपी होता है। हर दिन एक स्वस्थ व्यक्ति 1200 वाट का उत्पादन करता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए चलते हैं तो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 5। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस सेशन को जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखिए क्या कह रहा है कि धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। हेडिंग आप लोग लिखिएगा कि धातुओं की 4 विशेषताएं होती हैं। धातुओं के पारस्परिक बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती है। धातुएं सामान्यतः चमकीली, प्रत्यास्थ, आघात वर्धनीय और सुदृढ़ होती है। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। आइए दोस्तों अगली हेडिंग देखते हैं, हम लोग बनाते हैं पॉइंट में हेडिंग धातुओं की चमक। कह रहा है कि धातुओं में चमक उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण अवस्थित हो रहता है। ठीक है, आइए आगे अगली हेडिंग हम लोग देख लेते हैं। दूसरी आपकी हेडिंग है प्रत्यास्थ गुण। ठीक है, कह रहा कि प्रत्यास्था पदार्थ के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति आती है। सबसे प्रत्यास्थ धातु जो होती है स्टील होती है। ठीक है, कौन सी? स्टील होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले हेडिंग पर। अगली हेडिंग तीसरी आपकी है आधात्व वर्धनीय, माने कि धातुओं का ऐसा गुण जो हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में फैलती है। ठीक है, उदाहरण देखिए जैसे सोना हुआ, लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तांबा हुआ, ये सब है जो क्या होते हैं जब हथौड़े से आप पीटते हैं तो वो क्या होता है? फैलता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग चौथी अभी क्या कह रही है। कह रहे कि धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक, यानी धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? उच्च होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 6। कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा इसमें ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के द्वारा मानव चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, तनाव, कर्ण, श्रवण शक्ति और हानिकारक समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण तीव्र ध्वनि या शोर या कोलाहल है, जिसे तीव्र ध्वनि कानों और अप्रिय लगती है, मानव के वार्तालाप एवं व्यवहार में बाधा डालती है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 7। प्रश्न 7 देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। कह रहे हैं कि सौर परिवार को सचित्र समझाइए। सौर परिवार सूर्य, 8 ग्रह, उल्काओं के समूह को सौर परिवार कहते हैं। जैसे ग्राहिकाएं,
उपग्रह तथा सूर्य और परिवार का मुखिया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी हैं, जैसे सीरीज, प्लेटो और एरिस भी कहते हैं। ठीक है, इन लोगों को बढ़िया से आप लोग समझ करिए। और आइए हम आपको विधिवत इसके बारे में बताते हैं। 8 के पहला आपका है बुध, दूसरा आपका है शुक्र, तीसरा आपका है पृथ्वी, चौथा आपका है मंगल, पांचवा आपका है बृहस्पति और आपका छठा है शनि, सातवां है यूरेनस और आपका आठवां है नेपच्यून। ठीक है, यानी कि वरुण। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आइए देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर को बढ़िया से देखिए आप लोग। देखिए, ये आपका जो मेन बीच में है ये आपका सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद कौन है दोस्तों? बुध है। कौन सा है? बुध है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे शुक्र है, फिर पृथ्वी है ना, फिर मंगल है, पृथ्वी मंगल, यह है बृहस्पति। ठीक है, फिर इसके बाद आपका शनि है, फिर यूरेनस है, वरुण अरुण है, फिर इसके बाद नेपच्यून मतलब वरुण। ठीक है, ये आपके 8 ग्रह हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो सब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि भौतिक का एक आधारभूत नियम है जो कहता है कि किसी बंद निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ हमेशा स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है कि नहीं? आइए, यह केवल एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग लिखिएगा, बनाइएगा बढ़िया से। ऊर्जा संरक्षण का नियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं दोस्तों, इनको हम देखते हैं। पहला आपका है, यह नियम केवल बंद निकायों पर लागू होता है। एक खुले निकाय में ऊर्जा निकाय में प्रवेश निकास कर सकती है, जिससे कुल ऊर्जा बदल सकती है। ठीक है, देखिए जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे AV बराबर Q माइनस W, जहां AV मतलब कि निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, और Q का मतलब है कि निकाय में प्रवेश करने वाली ऊर्जा, और W मतलब होता है कि निकाय द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। न्यूमेरिकल सवाल पे जब सवाल देता है ना तो उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 9, तरह के ज्वालामुखी क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर लिखिएगा कि ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक छेद या दरार होता है, जिससे पिघला हुआ लावा, राख, गैसें और चट्टान के टुकड़े बाहर निकलते हैं। यह पिघला हुआ लावा जो है पृथ्वी के अंदर गहराई में स्थित मैग्मा कहलाता है। जब मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। बात समझ आ गई? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग हेडिंग बनाइएगा दोस्तों, ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, इसमें हेडिंग में आप पॉइंट में लिखिएगा कि सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ये ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोटित हुए हैं या भविष्य में विस्फोटित होने की संभावना है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप लोग हेडिंग बनाएगा सुषुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी हजारों या लाखों वर्षों से निष्क्रिय हैं, लेकिन भविष्य में विस्फोटित होने की संभावना है। ठीक है, अगली आपकी हेडिंग है विलुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी लाखों वर्षों से निष्क्रिय हैं और भविष्य में विस्फोटित होने की संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अगली हेडिंग आप लोग बनाएगा दोस्तों, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। आइए देखते हैं। पहला, विस्फोट से निकलने वाले लावा, राख और गैसों से जान माल का नुकसान हो सकता है ना।
दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और गैसें जो है वायु प्रदूषण का कारण बन सकती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, यह था प्रश्न 9 का आंसर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 10। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न 10 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर में लिखिएगा कि उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन भी संभव होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, इनका आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, उदाहरण में लिखिएगा पहले में बर्फ का पिघलना, दूसरा है पानी से भाप बनना, तीसरा आपका है कागज को मोड़ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन संभव नहीं होते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम किसी वस्तु को उसके मूल रूप में वापस नहीं ला सकते तो वह क्या होता है दोस्तों, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है कि नहीं। चलिए हम लोग उदाहरण देते हैं इसका। जैसे पहला आपका है कि लकड़ी का जलना। ठीक है, लकड़ी का जलना। दूसरा आपका है कि भोजन का पचना, तीसरा आपका है कि कागज का जलना और चौथा आपका है लोहे का जंग लगना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 11 कह रहा है कि अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है। उत्तर में लिखिएगा कि अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं जहां वे पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं लोग। अम्ल वर्षा जो है अम्ल वर्षा जो आपका है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती है। यह जलीय जीवन, वनस्पतियों और मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, इमारतों और मूर्तियों को भी क्षति पहुंचा सकता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 12 करें कि कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं भाई, आइए इनको हम देखते हैं। पहले नंबर पर लिखिएगा कि कंकाल तंत्र का कार्य शरीर को आकृति देना, सहारा प्रदान करना, चलने फिरने में योगदान देना और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना आदि। ठीक, दूसरा है यह हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और रूप देता है। तीसरा आपका है कि यह मांसपेशियों को जोड़ने और उन्हें गति प्रदान करने में मदद करता है। चौथा आपका कंकाल तंत्र हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और यकृत को सुरक्षा प्रदान करता है। और आपका पांचवा है कंकाल तंत्र मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए यही है कंकाल आपका, ये है आपका कंकाल। ठीक है, ये कंकाल है दोस्तों जो आपके शरीर को संभाले हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हम लोग आगे। आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकने के उपायों पर प्रकाश डालिए। उत्तर में लिखिएगा कि मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत हवा और पानी के प्रभाव से बह जाती है ना, क्या करती हैं, बह जाती हैं। यह एक गंभीर समस्या है जो कृषि, पर्यावरण और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। चलिए हेडिंग बनाइएगा दोस्तों आप लोग। मृदा अपरदन के कारण पहला आपका है वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव। ठीक है, दूसरा आपका है कि वनस्पतिक फैलाव का घटना, तीसरा आपके वनों में आग लगाना, चौथा आपका है कि सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना। ठीक है, ये सब क्या है,
मृदा अपरदन के कारण हैं। आइए इनको कैसे रोका जाए इनके बारे में देखते हैं। आप लोग हेडिंग लिखिएगा, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। पहला आपका है वन संरक्षण। ठीक है, ज्यादा ज्यादा आप लोग क्या करें दोस्तों, वन लगाएं। दूसरा आपका है कि वृक्षारोपण करें। तीसरा आपका है कि बांध बनाना। चौथा आपका बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, पर्यावरण को बचाने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न 14 करें कि तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाना है तथा उसके कार्य को बारे में लिखना है। ठीक है, आप उसका चित्र बनाइए और उसका कार्य के बारे में बताइए कि उसका कौन सा कार्य है। दोस्तों ये है आपका स्ट्रक्चर। करें कि न्यूरॉन और की संरचना, ये क्या है, न्यूरॉन की संरचना है। ये आपका केंद्र है। ठीक है, क्या है, केंद्र है। ये द्रुमिका है। ठीक है, ये तंत्रिका कक्ष है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, लास्ट वाला। और ये आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका कोशिकाएं। ठीक है, आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। हेडिंग आप लोग बनाइएगा, तंत्रिका ऊतक के कार्य। इसमें पॉइंट में लिखिएगा कि शरीर के समस्त अंगों एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा आपका है कि तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग को दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तीसरा आपका तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में सूचनाओं को संचारित करने का कार्य करता है। दूसरा आपका है, लास्ट चौथा आपका है कि तंत्रिका ऊतक की शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि मांसपेशियों की गति, हृदय गति आदि। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले वर्ष जो आपके स्क्रीन पर, वो है आपका 2020। ठीक है, 2020 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 15 तरह के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। उत्तर में लिखिएगा, हेडिंग बनेगा आप लोग भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की रासायनिक, प्राकृतिक या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसके रूप आकार में परिवर्तन होता है, जो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आइए इसके जैसे ध्यान देख लीजिएगा, तरह की पानी का जमना, पानी का उबलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रसायन परिवर्तन के बारे में। हेडिंग लिखिएगा आप लोग वो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखिएगा आप लोग कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें आणविक संरचना पूरी तरह बदल जाती है और एक नया उत्पाद बनता है। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन अपरिवर्तनीय एवं अस्थायी होते हैं। इसमें पदार्थ अपने मूल स्वरूप में वापस किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता है, जैसे आपकी लकड़ी या कागज का जलना। ठीक है, लकड़ी को अगर आप जला देते हैं या आप कागज को जला देते हैं तो फिर उसके बाद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कपूर का जलना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना आदि, ये सब क्या है, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 16 तरह की मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। आप लोग हेडिंग बनाइएगा मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण के अंतर्गत लिखिएगा कि मृदा में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग, घरेलू अपमर्जकों के मिट्टी में मिल जाने से या ऐसे पदार्थ जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि, ठीक है, मृदा में नहीं होना चाहिए, इसके मिलने पर मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है हेडिंग। ठीक है, देखिए अगला हेडिंग आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि मृदा प्रदूषण के स्रोत। पहला आप लिखिएगा
कि फैक्ट्रियों कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ। दूसरा आपका है कि नगर पालिका से निकला अपशिष्ट पदार्थ। तीसरा आपका कि अपशिष्ट कृषि में प्रयोग होने वाले अनेक प्रकार के कीटनाशक रसायन आदि, है ना। चौथा आपका है कि आजकल उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक पॉलीथीन। ठीक है, आइए मृदा प्रदूषण के प्रभाव हेडिंग बनाएगा आप लोग। मृदा प्रदूषण के प्रभाव, इसके अंदर लिखिएगा कि मृदा प्रदूषण से अनेक प्रकार के पादप रोग उत्पन्न होता है। दूसरा आपका कि मृदा प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगाणुओं को पनपने का अवसर मिलता है। समझ गए? चलिए समझ गए तो आगे चलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17 कह रहा है मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आपको मनुष्य में श्वसन तंत्र का एक आपको चित्र बनाना होगा। ठीक है, आप इस तरह से चित्र बना लीजिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर बना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखना भी नहीं है, सिर्फ इसी तरह स्ट्रक्चर बनाइए और उसका इंडिकेट करिए कि ये देखिए ये नासिका है, ये ग्रास नदी है। ठीक है, ये लेयरिंग्स है, ये श्वसनिका है जो है। ठीक है, ब्रोनिक ओड और मध्य पट्ट है, ये बीच वाला है। ठीक है, ये श्वसन ब्रोकाई है। ठीक है, ये श्वसन नली है और ये फेफड़े हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग बढ़िया से चित्र को बनाइएगा। ठीक है, चित्र को बनाने के बाद इसको आप लोग इंडिकेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लोग हेडिंग बनाइएगा प्रोकैरियोटिक और इसके अंदर लिखिएगा कि सामान्यतः आकार छोटा यानी कि 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा है कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। तीसरा है कि केंद्रक क्षेत्र केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है। चौथा आपका है कि केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है। और पांचवा है कि डीएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। छठा आपका कि गाल्जी निकाय अंतः प्रदवी जालिका लवक तथा माइटोकांडिया अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले हेडिंग पर जो आपके स्क्रीन पर है, वो है यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि सामान्यतः आकार में जो होता है दोस्तों बड़ा होता है, जिसे 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा करें कि कोशिका विभाजन कम सूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों विधियों से होता है। तीसरा कि केंद्रक द्रव्य केंद्रीय झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। चौथा है केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। पांचवा आपका है कि डीएनए केंद्रक में स्थित होता है। और आपका लास्ट है छठा गाल्जी निकाय अंतः प्रदवीय जालिका तथा माइटोकांडिया उपस्थित होते हैं। समझ गया? समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 19 कह रहा कि उत्तोलक क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित स्पष्ट करना आपको है दोस्तों। तो आप लिखिएगा हेडिंग उत्तोलक। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है जिसे एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, जैसे आयास, आलंब तथा भार की स्थितियों के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। आइए उन तीनों को देखते हैं दोस्तों। पहला आपका है हेडिंग बनाएगा प्रथम प्रकार के उत्तोलक। जिन उत्तोलकों में आयास यानी बल और भार के मध्य आलंब होता है वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। समझिए, जैसे कील निकालने वाली हथौड़ी, हैंड पंप, है ना, प्लायसर, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग हैं। दूसरा आपका है दोस्तों द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, जिन उत्तोलकों में भार आलंब तथा आयास के मध्य होता है। ठीक है, भार जो है आलंब तथा आयास के क्या होता है दोस्तों, बीच में होता है। यह जो है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं, जैसे सरौता, पहिया वाली टाली, ये सब क्या है, ये सब आपके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा जो लास्ट आपका है, वो है आपका तृतीय प्रकार के उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलकों में
आयास भार एवं आलम के बीच में होता है। यानी आयास जो होता है दोस्तों आपका, ठीक है, जो आयास है ये दोस्तों भार एवं आलम के बीच में होता है, ठीक है। जैसे चिमटा, ठीक है, चाकू, फावड़ा, झाड़ू, सीढ़ी आदि, ये सब क्या है, ये सब तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में उदाहरण दिया गया है। उत्तोलक बलाघूर्ण एवं बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे आम जीवन में उत्तोलक का बहुत ही महत्व है, समझ रहे हैं, आम जीवन में उत्तोलक का बहुत ही महत्व है और हर जगह इसे देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों, देखिए ये स्ट्रक्चर इसका है, बनाया गया है बेहतरीन तरीके से। देखिए देखिए प्रथम उत्तोलक क्या है, प्रथम उत्तोलक में आपको दिया है भार आलम आयास, ठीक है। आप देखें कैंची आपका है ना, पिलास आपका है, और क्या है, तिल उखाड़ने की मशीन। ये सब क्या है दोस्तों, ये जो आपके प्रथम उत्तोलक हैं, ठीक है। द्वितीय उत्तोलक में देखिएगा कि अलम भार आयास, ठीक है। जैसे आपका सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, और एक आपका और है, वो है आपका, देखिए नीचे भी दिया गया था, ये शीशा वाला झूला है। जब आप देखते होंगे प्राइमरी स्कूलों में या कन्वेंट स्कूलों में आप देखते होंगे, ये जो है कि आपको मिलता है ये वाला, ठीक है, ये वाला झूला आपको मिलता है, जिसे दो साइड में दो बच्चे बैठते हैं, ठीक है। दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, उठाते हैं, अप डाउन करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सीसा झूला कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रथम उत्तोलक में आएगा, ठीक है। और हेडपंप भी आपका है, तिल उखाड़ने की मशीन भी है, पिलास भी आपका है ना। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपका है दोस्तों सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, और एक पहिए या कूड़ा और धोने वाली गाड़ी है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे जो आप देखेंगे सफाई कर्मी वाले जो होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है कि एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए तीसरा आपका है तृतीय वर्ग वाला आलम आयास भार। ये आपके होंगे चिमटा, है ना, और पेंचकस मंदिर जिसे हम पेचकस कहते हैं, खोलते हैं, ठीक है। नील कटर जिसे हम अपना नाखून काटते हैं, और किसान का हल। ये क्या है दोस्तों, ये आपके तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं, ठीक है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर किसी को कई प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अगर यहाँ पर डाउट होगा दोस्तों, तो लोग अपना जो है कि मैसेज जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए, ठीक है। जैसे पहला आपका है विरंजक चूड़, ठीक है। दूसरा आपका है बी वाला बेकिंग सोडा, सी आपका है धावन सोडा, ठीक है। इनका आपको सूत्र भी बताना है और इनके कार्य क्या है, ठीक है, इनको उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको बढ़िया से। देखिए पहला आपका रहेगा, उत्तर में लिखिएगा विरंजक चूर्ण, ठीक है। इनका रासायनिक नाम जो दोस्तों है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। इनका रासायनिक सूत्र दोस्तों है CaOCl2, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यह काटन टेक्सटाइल उद्योग में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, चलिए बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका रासायनिक सूत्र दोस्तों NaHCO3, ठीक है। इनका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए आइए हम लोग तीसरा देते हैं, लास्ट वाला सी, कह रहा है कि धावन सोडा। इनका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र इनका है दोस्तों Na2CO3, ठीक है। इनका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है।
समझ आ गए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21 तरह की संतुलित आहार क्या है, मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। समझ गए। तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा दोस्तों, संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल शारीरिक जरूरत के हिसाब से उचित मात्रा में पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आपको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। मनुष्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है क्योंकि शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति एवं स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्त रहने के लिए जरूरी है। संतुलित आहार अनेक रोगों और संक्रमण रोगों को रोकने में सहायक होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं या मनुष्य की मानसिक क्षमताओं एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। चलिए चलते हम लोग आगे दोस्तों। अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। दोस्तों 2019 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे सभी को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो सभी लोग प्रश्न को देखिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए प्रश्न 22 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो उत्तर लिखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। समझ गए। चलिए चलते हम लोग आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो लिखिएगा दोस्तों उत्तर में कि भास्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड, बेस ऑक्साइड है ना, को कहा जाता है। बेस या भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं, जो बेस या भस्म बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या नमक और पानी बनाने के लिए एक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24 तरह की फसल चक्र से क्या लाभ होता है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हेडिंग बनेगा कि फसल चक्र के लाभ। ठीक है, फसल चक्र से लाभ पहला है फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है। दूसरा है भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। तीसरा आपका है कि मृदा क्षरण की रोकथाम होती है। और चौथा है कीटों का नियंत्रण होता है। पांचवा है कि फसलों का बीमारियों से बचाव होता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 25 यानी 25। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए प्रश्न 25 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है। उत्तर लिखिए कि बहुत भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में टूटने या नाभिकीय विखंडन अथवा अत्यंत हल्के नाभिकों द्वारा संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिकीय बनाने नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति हो सकती है। प्रक्रिया में इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों, परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आदि में किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 26 यानी 26 कह रहा है कि संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो उत्तर लिखिएगा कि शरीर का स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित आहार कहलाता है। पोषण संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि लंबी उम्र भी प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27 कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों,
भूकंप से बचाव के लिए भूकंप विरोधी या लकड़ी के मकान बनाए जाने चाहिए। सुनामी आदि से बचाव के लिए तटों पर संघनन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वहाँ वहाँ सरकार विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं संगठनों का भी आपदा प्रबंधन के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 28 कह रहा है कि ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आपको लिखेगा, हेडिंग रहेगा कि ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, कह रहा है कि ये बहुकेंद्रीय होती हैं। दूसरा कह रहा है कि ये दंड की आकार की होती हैं। तीसरा कह रहा है कि ये अशाखित होती हैं। चौथा आपका ये धारी युक्त होती हैं। तो यह आपका ऐच्छिक पेशियां। आइए अगली हेडिंग में रहेगा अनैच्छिक पेशियां। इसके अंदर लिखेगा कि ये एकल केंद्रीय होती हैं। दूसरा है कि ये बेलन के आकार की होती हैं। तीसरा कह रहा है कि इनके मध्य भाग में फूले हुए स्तर पर केंद्रक होता है। और चौथा आपका कि ये धारियों से रहित होती हैं। तो ये था आपका प्रश्न 28 के उत्तर। अब आइए दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं वर्ष 2017 में। तो चलिए सभी लोग 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न 29 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड है ना। रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो आइए उत्तर देखते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे क्या करती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धात्विक ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होती हैं। क्या होती है दोस्तों, क्षारीय होती हैं। उदाहरण देख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया कैसे की जाती है। तो ये देखिए आपका Ag2Mg प्लस O2 2MgO। ठीक है, लिटमस पत्र द्वारा पहचान करिए इसका। तो अम्लीय ऑक्साइड पानी में घुलकर क्या बन जाता है दोस्तों, अम्ल यानी एसिड बनाते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, CO2 प्लस H2O बने की कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर H2CO3। आइए, भास्मिक मतलब क्षारीय ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलकर क्षार यानी कि बेस बनाते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उदाहरण जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2O, MgO कोष्टक में OH2। ठीक है, इस प्रकार लिटमस पत्र की प्रतिक्रिया से हम अम्लीय और भास्मिक ऑक्साइड की पहचान कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 30। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को, अपने नाते रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को, आपके नाते रिश्तेदारों का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। समझ गए। तो चलिए प्रश्न 30 देखिए क्या कह रहा है। कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण यानी डिवलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिवलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता आप हेडिंग लिखिएगा, डिवलर से अच्छी तरह तैयार खेत में बड़े या माध्यम आकार की बीज बुआई करने या अंतर को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीजों को बोया जाता है। ठीक है, आइए, कह रहा है कि इसमें दो प्रकार के बीज डालने की प्रणाली, जैसे ककड़ी की गड्ढेदार मापक प्रणाली और बीज बक्सा हत्या, है ना, हत्या एवं बीज विकास द्वारा लगे हुए हैं। देखिए यही है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, यही है स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला आपका रहेगा कल्टीवेटर। ठीक है, क्या है दोस्तों, कल्टीवेटर को देखिए सभी लोग। कल्टीवेटर कह रहा है कि कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई में किया जाता है। खेत में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है।
जिससे मिट्टी में गुणात्मक, ठीक क्या है, गुणात्मक सुधार होता है। कल्टीवेटर के द्वारा कृषि कार्य के लिए मिट्टी तैयार करना, खरपतवार निकालना आदि। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 31 का, सभी लोग देखिए प्रश्न क्या कह रहा कि परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वस्थ रखने के लिए अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? उत्तर लिखिएगा कि स्वच्छता एक ऐसा महत्वपूर्ण अभियान है जो स्वयं, समाज और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। स्वच्छता के महत्व को स्वास्थ्य रखने का माध्यम, स्वच्छता अपनाकर हम खुद को रोगों से बचा सकते हैं और स्वच्छ रख सकते हैं। स्वच्छ परिवेश बीमारियों के प्रसार को रोकता है और अच्छे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार परिवेश, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है। आइए हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं दोस्तों। कह रहे कि परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास के वातावरण का साफ सुथरा रखना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, है ना। इस प्रकार हम अपने परिवेश को स्वच्छ रख सकते हैं और अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं, समझ ना। जब परिवार या पास पड़ोस स्वस्थ रहेगा तो आप भी क्या रहेंगे दोस्तों, स्वस्थ रहेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों। प्रश्न 32 कह रहा है कि मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाना है। तो हमने आपको बता दिया था कि मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र आप बना लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर इसके गुण के बारे में भी बताइएगा कि ये नासिका है या ग्रासनी है ना, या श्वसन नली है ना। ये सब आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पर प्रश्न 33 कह रहा है कि हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा दोस्तों, ऊर्जा का अपव्यय। लगभग सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का क्षय होता है। किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव के विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कपड़ा हुआ, मकान हुआ, सड़क हुआ, भोजन, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधन के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं। ऊर्जा से ही मानव कार्य करने योग्य बनता है एवं सक्रिय रहता है। आइए अगली हेडिंग बनेगा ऊर्जा संरक्षण के तरीके। इसके अंदर लिखे कि बहुत आवश्यक होने पर ही मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार का प्रयोग करें, समझ रहे। और दूसरा है कि आवश्यकता ना होने पर विद्युत में जो है आपको पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है ना आदि को बंद रखें, है ना। तीसरा आपका है सामान्य बल्बों के स्थान पर एलईडी का उपयोग करके ऊर्जा का बचत किया जा सकता है ना। क्या किया जा सकता है? ऊर्जा का बचत हम कर सकते हैं। चौथा आपका है दोस्तों, यदि संभव हो सके तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर पंप है ना का उपयोग करें। पांचवा आपका है कि जहां तक संभव हो सके पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें, जिससे ईंधन को बचाया जा सकता है ना। मगर कितना लोग बचाते हैं आप लोग जानते ही है ना। अब धीरे धीरे मानव क्या होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, ठीक है। जब मानव आलसी होंगे तो सिवली है कि वो सब ये लोग करेंगे नहीं, ठीक है। आप कितना भी सरकार जो कि प्रयास करेगा है ना कि हर चीज को बचाया जाए, मगर एक मानव ऐसा व्यक्ति होता है जो बचाता नहीं है कि नहीं। अगर आप लोग जैसे आप लोग कहीं जाना है आपको है, अब तो मैं देखता हूँ कि किसी को कहीं पर जाने से, मान लीजिए किसी को खेत जाना हो है ना, गांव का बच्चा अगर है, अगर उसको खेत जाना है और उसके पास बाइक है, गाड़ी है ना, तो वो गाड़ी से ही जाएगा, ठीक है। वो पेट्रोल फूकेगा, भले उसको दिहाड़ी करके पैसा लाकर उसमें तेल डालेगा, वो चलेगा, मगर वो चलेगा तो किससे चलेगा? गाड़ी से ही चलेगा। जहां पर भी जाना पड़ेगा उसको गाड़ी से ही जाएगा, समझ रहे। वो साइकिल से नहीं चलेगा, वो पैदल नहीं चलेगा। तो ये क्या है? ये आलसी का संकेत हो रहा है कि आने वाले समय में सभी लोग क्या हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे, है कि नहीं। तो सरकार पूरा प्रयास कर रहा है कि आप लोग इस चीज़ को समझें और अपने अंदर सुधार लाएं, है ना। और ज़रूरी भी है
सबको सुधार लाना भी चाहिए, क्योंकि आप ही की वजह से सुधार होगा। ठीक है, कोई दूसरा सुधार नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने अंदर सुधार लाएंगे तभी सुधार होगा। अगर आप अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तो कोई भी सरकार हो वो सुधार नहीं पाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 34 करें, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो दोस्तों उत्तर लिखिएगा कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कार्बोहाइड्रेट में जैसे सुस्ती एवं कमजोरी हो सकती है, प्रोटीन एनीमिया हो सकता है, विटामिन शरीर के प्रतिरोधक क्षमता जैसे कैंसर, संक्रमण, विटामिन की कमी से एक मुख्य रोग रतौंधी हो सकती है ना। रतौंधी के लक्षण देखिए दोस्तों, पहला आपका सर दर्द करेगा, दूसरा आपके आंखों में दर्द होगा, तीसरा आपका धुंधली दृष्टि हो जाएगी। ठीक है, धुंधली मतलब आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा, और आपका चौथा है कि दूर की चीजों में देखने में परेशानी होगी, और पांचवा आपका है कि रात के समय गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। समझ गए। चलिए आप लोग हरी बनाएगा रत्नौधी से बचने के लिए उपाय, कौन कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि चीज से बचा जाए। पहला आपका है कि खून में शुगर की जांच लगातार कराते रहें। दूसरा है कि आपका अपने खुराक में पोषक तत्व को बढ़ाएं, खासकर जिंक और विटामिन ए वाले। ठीक है, तीसरा आपका कि फल में शकरकंद, सीताफल, आम, पपीता, जामुन लगातार खाएं। चौथा आपका कि धूप में निकलने से पूर्व चश्मे का प्रयोग करें। पांचवा आपकी दूर दृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष का जांच कराते रहें। ठीक है, इतना काम आप लोग करते रहिएगा तो आप क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न 35 यानी 35 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 35 देखिए क्या कह रहा है, भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं और भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके हैं अपने स्तर से अपनाएंगे, इसको लिखिए। तो आप लोग लिखिएगा कि भूकंप, हेडिंग बनाइएगा, और इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो बिना किसी चेतावनी के घटित होती है। भूकंप भूगर्भिक हलचलों के कारण भूपटल तथा उसकी शैलों में संपीड़न एवं तनाव होने से शैलों में उथल पुथल होती है, जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। अगली हेडिंग बनाएगा भूकंप आने के कारण, करें कि विवर्तनिक क्रिया, ज्वालामुखी विस्फोट, समस्थिक समायोजन तथा बीतलीय कारणों से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भूगर्भ से उत्तप्त मैग्मा जल गैसें आदि ऊपर निकलने के लिए शैलों पर तेजी से धक्के लगाते हैं तथा दबाव डालते हैं, जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये थे आपके भूकंप होने के कारण। आइए इनके बचने के भी देख लेते हैं। भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन, पहला आपका है कि बाहरी आवरण, दरवाजे, खिड़की, छज्जा आदि से बचें। दूसरा आपका है कि यदि आप बाहर हैं तो पेड़, खंभे आदि से बचें। तीसरा आपका है कि भूकंप के झटके जारी रहें तब तक एक ही जगह बैठे रहें, या जब तक आप सुनिश्चित है ना कर ले कि आप सुरक्षित ढंग से बाहर निकल सकते हैं, वहीं पर बैठे रहें। चलिए चौथा आपका है कि पीड़ित व्यक्ति को त्वरित उपचार करने के लिए चिकित्सालय से ले जाएं। और पांचवा है कि भूकंप के दौरान लिफ्ट का प्रयोग ना करें। छठा है यदि आप मकान में या बहुमंजिली इमारत में हैं तो बाहर निकल आएं और खाली स्थान पर चले जाएं। समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे हैं वर्ष 2016 के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। प्रश्न आपका है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 36 कह रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो आइए प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों। देखिए, मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसे हमने आपको बहुत ही तरीके से बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से, है कि नहीं। पहला आपका है त्रिदंतक, दूसरा है रत्नक, तीसरा आपका है अग्र चौड़क, चौथा आपका है
चौरड़क। तो आइए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग में लिखिएगा आप लोग कृदंत, है ना। कृदंत तक सबसे आगे दांत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये आगे के दांत होते हैं जो काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं। ये दांत जो है 6 माह के उम्र में निकल जाते हैं। दूसरे आप हेडिंग बनाएगा रत्नक। रत्नक का कार्य भोजन को चीरने एवं फाड़ने में होता है। प्रत्येक जबड़े में 2 दांत होते हैं और रत्नक दांत जो होते हैं दोस्तों वह 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। तीसरे आप हेडिंग बनाएगा कि अग्र चौड़क, मानी कि प्री मूलर। कह रहा है कि अग्र चौड़क भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं। अग्र चौड़क दांत जो होते हैं दोस्तों वह 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं। और आपका लास्ट है दोस्तों, देखिए ये स्ट्रक्चर इसका है दांत का। आपके चौथा आपका है चौड़क यानी कि मूलर। यह दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 दांत पाए जाते हैं। चौड़क दांत जो होते हैं दोस्तों 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, यह है आपका स्ट्रक्चर, देख लीजिए इसको बढ़िया से, यही है आपका। ठीक, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहा है कि मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया समझाइए और संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण भी दीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है और यह 5 मुख्य चरणों में विभाजित की जा सकती है। तो आइए उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला आप लिखिएगा, हेडिंग बनाएगा आप लोग पहले में अभिग्रहण। इस चरण में भोजन को मुंह के माध्यम से शरीर में ग्रहण किया जाता है। दांतों की मदद से भोजन को चबाया जाता है। दूसरा आप लोग हेडिंग बनाएगा कि पाचन, है ना। पाचन का मुख्य उद्देश्य भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ना होता है ताकि शरीर में उनके अवशोषित कर सके। यह प्रक्रिया मुख से शुरू होती है, फिर पेट और छोटी आंत में जारी रहती है। पेट में अम्ल और एंजाइम भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगली हेडिंग आपको बनेगा अवशोषण। पाचन के बाद छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ये पोषक तत्व रक्त प्रवाह में जाते हैं जिससे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा और विकास के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग चौथी आवर्जन, मतलब कि अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग शरीर की कोशिकाओं द्वारा विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जैसे कि ऊर्जा उत्पन्न करना, नई कोशिकाओं का निर्माण और शरीर के कार्यों को संचालित करना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके आवर्जन पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले हेडिंग पर। आपकी हेडिंग 5वीं है, कह रहा कि अपशिष्ट निष्कासन। कह रहा कि जो भोजन पूरी तरह से पच या अवशोषित नहीं हो पाता है उसे बड़ी आंत के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन चरणों के माध्यम से भोजन का पाचन होता है जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 38 कह रहा है कि ऊर्जा रूपांतरण से क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित स्पष्ट करना आपको है। तो आप लोग हेडिंग बनेगा दोस्तों ऊर्जा रूपांतरण। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि ऊर्जा रूपांतरण, जिसे ऊर्जा परिवर्तन भी कहा जाता है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में बदल देते हैं, है ना, बदलने की प्रक्रिया है। उदाहरण देखिए, जैसे रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश रूपांतरण, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, अगली हेडिंग बनेगा कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत जनरेटर के माध्यम से किया जाता है। ये उपकरण यांत्रिक गति को विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। उदाहरण जैसे देखिए जनरेटर, अल्टरनेटर, ये सब क्या है? ये सब आपके यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण है। चलिए अगले हेडिंग में लिखिएगा कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, मतलब कि डीसी विद्युत मीटर के माध्यम विद्युत मीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। विद्युत मीटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग करती है। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, जनरेटर है, विद्युत बल्ब है और विद्युत हीटर है।
चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 39 कह रहा है कि सौर परिवार को सचित्र समझाइए। सौर परिवार जैसे सूर्य है, 8 ग्रह, उल्काओं के समूह को सौर परिवार कहते हैं। ग्राहियां ग्राहिकाएं या उपग्रह तथा सूर्य और परिवार का मुखिया होता है। सूर्य क्या होता है दोस्तों? वो परिवार का मुखिया होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहला आपका है बुध, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी हैं जो उनकी सीरीस, प्लेटो और यूरिस हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इनके बारे में। देखिए, पहला आपका बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आपका 8वां नेपच्यून। ठीक है, चलिए देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, इस स्ट्रक्चर को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखे होंगे बढ़िया से। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 40। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 40 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो उत्तर में लिखिए कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, पहला आपका है कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह अनाज जैसे दाल, फल, सब्जियों और दूध में पाया जाता है। प्रोटीन जो है यह शरीर को कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है। यह मांस है, मछली है, अंडे हैं, डेयरी उत्पादन और दालों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला है आपका वसा। तरह की यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और शरीर को विटामिन ए, डी, ई तथा के को अवशोषित करने में मदद करता है। यह तेल, मक्खन, घी, नट्स और बीजों में पाया जाता है। आइए अगली हेडिंग बनेगा विटामिन। ये शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये जैसे फल, सब्जियों, दूध और अंडे में पाए जाते हैं। खनिज है, यह शरीर के विकास और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम और आयोडीन प्रमुख खनिज पदार्थ हैं जिनको डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियों और फल से प्राप्त किया जाता है। चलिए अब हेडिंग बनेगा दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। जैसे आपका हेडिंग बनाएगा मरासासम। कह कि यह प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होने वाला रोग है जो बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। इसके कारण से बच्चे कमजोर तथा त्वचा की झुर्रीदार हो जाती हैं। आपकी अगली बनाएगा आप लोग हेडिंग क्वासियोरकर, है ना। कह रहा है कि यह प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होने वाला रोग है। क्वासियोरकर से पीड़ित लोगों में सूजन, थकान, बालों का झड़ना आदि पाया जाता है। आपका अगली हेडिंग है एनीमिया। कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है जिससे एनीमिया हो जाता है। प्रभावित रोगों को चक्कर आना, सांस फूलना, है ना, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसको एनीमिया हो जाएगा तो इनके ये लक्षण आपको दिखने लगेंगे, जैसे उनको चक्कर आना, सांस फूलना, है ना, ये सब इनके क्या है लक्षण हैं। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 41 कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं एवं दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण या धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता है। क्या करता है दोस्तों? धात्विक गुण घटता है तथा विद्युत धनात्मक गुण भी घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी क्या होती है दोस्तों? घटती है। जैसे उदाहरण देखिए LiBeBCNOF, ठीक है। देखिए लिथियम, Li का क्या है? लिथियम है। फ्लोरीन F से प्रदर्शित करते हैं, है ना। चलने पर इनका धात्विक गुण घटता है तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्षमता इनकी क्या होती है दोस्तों?
घटती है। ठीक है, यह है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 42 कह रहा है, खेती में प्रयुक्त अल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर में लिखिए कि खेती में प्रयुक्त अल्टीमेटर का नामांकित चित्र नीचे दिया गया है। यह है आपका चित्र। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यही आपको चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, इस चित्र को आप बना लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं लोग, हल कहते हैं। देसी में लोग कहते हैं क्या, हल। इसका देखिए ऊपर वाला ढांचा है, इसकी ये कमानी है लगी हुई है। ठीक है, ये सवल है, ठीक, जिसको द्वारा जोता जा रहा है। ठीक है, और ये है टाइम। ठीक है, ये आपका क्या है, टाइम लगा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों इसको आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे इसी तरह नया वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में हम आएंगे। ठीक है, बस आप लोग अपने क्या है कि अपना प्यार दुलार हमारे वीडियो पर बनाते रहिए। ठीक है, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और जितने बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं सभी सभी को मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ दोस्तों। तो आप लोग गुरु दक्षिणा के उपलक्ष्य में हमें इतना तो काम कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सभी को गुड नाइट।